आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास कंप्लीट होने तक आप क्या क्या सीख चुके होंगे। नंबर वन, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। नंबर टू, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री हम किसको कहते हैं। नंबर फोर, जज कैसे करेंगे कि जिस भी स्टेज पर हमारा गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है या बाहर है। नंबर फाइव, गुड्स फॉर रीसेल का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं नेशनल इनकम में। नेक्स्ट, एंड यूज कंसेप्ट क्या होती है, इसको यूज करके आप उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। इतना सब कुछ आप केवल आज की क्लास में सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज जो हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका टॉपिक नंबर 2.1। इससे जस्ट पहले एक बार चेक करते हैं कि पूरे चैप्टर का एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है। नंबर 2.1 पर हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। 2.2 कंज्यूमशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। 2.3 इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2.4 फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। 2.5 डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2.6 एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और एनएफआईए दैट मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू था। इसके बाद जो आएगा वो 2.7 में इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज आएगा। इन सभी टॉपिक्स की लिस्ट और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जब चाहें कोई भी वीडियो उठाकर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स 2.1। आइए शुरू करते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ टुडेज टॉपिक, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। शुरू करते हैं। व्हाई वी स्टडी टाइप्स ऑफ गुड्स। जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के ये क्या हुए, ये बेसिकली गुड्स के टाइप हुए ना। तो इन टाइप्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं गुड्स के। उसका आंसर हम सबसे पहले वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाई को हम पहले सोल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट है जी कि जब भी हम नेशनल इनकम और जीडीपी कंप्यूट करते हैं तो इसमें इन दोनों गुड्स की अलग अलग नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पज़ ही क्या है कि हम अपने कंट्री का नेशनल इनकम या जीडीपी मेजर करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। While calculating the national income and GDP, utmost care is taken that only final goods are included and not the intermediate goods. मैंने बताया जीडीपी और नेशनल इनकम को कंप्यूट करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है स्टडी करने का। तो वो करते हुए हमको ये ध्यान रखना होता है कि केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करें, इंटरमीडिएट को ना करें। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पता होना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स सेपरेटली। जैसे हमारे लिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ना, सेकंड और थर्ड पॉइंट में जो हमने मेंशन किए हुए हैं, ये हम टॉपिक नंबर 2.1 और 2.2 इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ये हमने यहाँ पर एक स्टार लगाया हुआ है कैपिटल गुड्स के लिए। इस स्टार का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग है कि हम लोग कैपिटल गुड्स को इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। एन ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए ये जो मैप है छोटा सा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। कैसे देखते हैं। गुड्स के टाइप हमने बताए। सबसे पहले गुड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकंड इज फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स फिर से दो तरीके के होते हैं, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली ये जो कैटेगरीज हैं, लोग क्या करते हैं, कई बुक्स में मैंने देखा है कि ना उन्होंने गुड्स को चार तरीके से बताया हुआ है कि गुड्स चार तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, फाइनल होते हैं, कंजम्पशन होते हैं और कैपिटल होते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ठीक ठीक नॉलेज होना चाहिए, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही याद करना चाहिए। गुड्स के केवल दो टाइप हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अब फाइनल के अपने आप में दो टाइप हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। कैपिटल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स भी
कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, तो वही हमने बात यहाँ पे एक बार और रिपीट करी ताकि आपको याद हो जाए कि कैपिटल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। विच पार्ट? दिस वन। देखिए, अब हम फोकस कर रहे हैं इस वाले पार्ट पर जहाँ पे हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पर ही अपना फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बिफोर वी मूव ऑन लेट अस डिस्कस प्रोडक्शन बाउंड्री। ये वाली टर्म जो प्रोडक्शन बाउंड्री नाम से कहते हैं, ये टर्म हमारे डिस्कशन में बार बार आएगी, तो पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, until we understand the concept of production boundary we cannot differentiate between final goods and intermediate goods। सिंपल वर्ड में सुनिए, अगर आपने प्रोडक्शन बाउंड्री के कंसेप्ट को समझ लिया तो आपने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस को समझ लिया, वरना मुश्किल होने वाली है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है जी। देखिए, द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है? एक लाइन होती है किसके चारों तरफ? प्रोडक्टिव सेक्टर के चारों तरफ। जब तक कोई भी गुड्स प्रोडक्शन की स्टेज पे है ना, चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3, सो ऑन वट एवर, जब तक वो बन रहा है तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, ऐसा ही बोला जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो ये लाइन है ना, प्रोडक्शन बाउंड्री, जो बाउंड्री है, जो लाइन है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। कोई एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में हमने कोई ऐसा लाइन कहीं पर ड्रॉ नहीं किया हुआ। हमको ऐसा समझना पड़ता है कि ये जो गुड है अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। तो वो जो लाइन है वो इमेजिनरी है, कोई एक्चुअल रियल लाइफ में हमने लाइन ड्रॉ नहीं की हुई। और देखिए, व्हाट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री को बहुत अच्छे से आपको विद एन एग्जाम्पल समझा रहे हैं। देखिए, फार्मर प्रोड्यूस्ड व्हीट वर्थ 10,000 रुपीज। एक किसान ने 10,000 रुपए के वर्थ का व्हीट यानी कि गेहूं ग्रो किया। ओके जी, तो फार्मर क्या है? प्रोड्यूसर हुआ है। हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी? फार्मर लिखा हुआ ना, फार्मर यहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और देखते हैं। A miller purchased wheat from the farmer and produced wheat flour worth 12,000 rupees। अब यहाँ पर एक चक्की, आटा चक्की वाले ने या मिलर ने, आटा मिल कंपनी ने, फ्लोर मिल कंपनी ने फार्मर से वो गेहूं जो था वो ले लिया और उसका गेहूं का उन्होंने आटा बना के 12,000 रुपए का सेल किया। ठीक है, और देखते हैं। A food company purchased flour from the miller and produced biscuits worth 15,000 rupees। एक फूड कंपनी थी, उसने उस 12,000 वर्थ के आटे को, फ्लावर को ले लिया और उससे बिस्किट्स बनाए जिनकी वर्थ कितनी है? 15,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखते हैं। A shopkeeper purchased biscuits from food company and sold to consumers for 16,000 rupees। अब एक शॉपकीपर ने उन सभी बिस्किट्स को खरीद लिया फूड कंपनी से और उनको फर्दर सेल किया एंड कंज्यूमर को 16,000 रुपए में, 16,000 रुपीज में। अब देखिए क्या हो रहा है। यहां से यहां तक हमने 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन चारों में ये चारों के चारों लोग अलग अलग जो हैं वो सब प्रोड्यूसर्स हैं। फार्मर तो प्रोड्यूसर है ही, गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है। जो आटा चक्की वाला था, मिलर था, वो भी प्रोड्यूसर है, वो भी व्हीट का फॉर्म को चेंज करके आटा बना रहा है। देन फूड कंपनी, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी क्या कर रही है? आटे को प्रोसेस करके बिस्किट्स में ट्रांसफॉर्म कर रही है उनको, ये भी प्रोडक्शन कर रही है। और जो फोर्थ वाला है वो शॉपकीपर है। आप कहोगे सर शॉपकीपर ने क्या प्रोडक्शन किया? शॉपकीपर भी प्रोडक्शन सेक्टर में आता है, बिकॉज जितने का वो खरीदता है उसमें अपना कुछ प्रॉफिट, खर्चे ऐड करके बढ़े हुए प्राइस पे वो आगे कंज्यूमर को बेचता है। तो जो इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, अपना कुछ खर्चे ऐड किए, है ना, अपने शेल्फ्स में लगाया, उनको काफ़ी दिन तक जब तक नहीं सेल हो रहे उनको पूरे गुड्स को संभाल के रखा, ये सब जो काम उसने किया ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो फार्मर, मिलर, फूड कंपनी एंड शॉपकीपर, जब तक गुड्स इनके पास है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, व्हीट हो, व्हीट फ्लावर हो, बिस्किट्स हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सब प्रोडक्शन बाउंड्री कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया ये इनसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। अब देखिए, बताया ना मैंने आपको, दिस इज ऑलवेज इनसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये बिस्किट यहाँ से शॉपकीपर से निकल करके कहाँ गए? कंज्यूमर के पास गए। क्या लिखा हुआ हमने?
नाउ बिस्किट्स वर्थ 16,000 रुपीज आर विद द कंज्यूमर्स। अब वो बिस्किट जो है कंज्यूमर के पास आए। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेज है जो हमने पिंक कलर से दिखाई हुई है, दिस इज कॉल्ड आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, फार्मर, मिलर, फूड कंपनी एंड शॉपकीपर, जब तक इनके पास है तो ये लोग कोई इन चारों में से कोई भी कंज्यूमर नहीं है, ये अपने आप में प्रोड्यूसर्स हैं। तो जब तक इनके पास कोई भी गुड है किसी भी फॉर्म में हो वो इनसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री होता है। और जब गुड निकल करके बाहर आ गया एंड कंज्यूमर के पास, फाइनल गुड बन करके एंड कंज्यूमर के पास आ गया, तो वो होगा हमारा आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि अब वो कंज्यूमर के पास है। कंज्यूमर को अब उसको फर्दर किसी को सेल नहीं करना, उसका जो बिस्किट्स है उसको कहीं फर्दर उसका ट्रांसफॉर्मेशन या कोई फॉर्म चेंज नहीं करनी है, उसको सीधा जैसा उसने खरीदा है वैसा ही उसको कंज्यूम कर लेना है। इसलिए अब प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर माना जाएगा। तो ये है प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, देखिए इस येलो लाइन के इनसाइड जितनी भी स्टेजेस हैं, जितने भी तरह के गुड्स हैं, वो सब क्या है, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कौन कौन से? वीट क्या है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। मिलर ने जो वीट फ्लावर बनाया तो वीट फ्लावर भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। बिस्किट्स बनाए, इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ पर भी बिस्किट्स ही हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब वो बिस्किट आकर के कंज्यूमर के पास आए तो अब ये आकर के ये बने फाइनल गुड। तो आप ध्यान दीजिए क्या बताया था हमने, जीडीपी या नेशनल इनकम की काउंटिंग करते समय कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, जो कि यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods are those goods which are used either for further production or for resale in the same year। तीन बातें आई यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी देखिए। तीन बातें आई यहां पर, क्या? इंटरमीडिएट गुड्स हर वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि कंजम्पशन के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ हमने खरीदी और उसको हम ट्रांसफॉर्म करके उसका फॉर्म चेंज करके जो भी उसका प्रोसेसिंग करके हम और नया गुड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा जो हमने परचेज किया था। या फिर हमने मान लीजिए रीसेल के लिए खरीदा, हमने कोई भी उसका फॉर्म चेंज नहीं किया, हमने कोई भी उसमें और प्रोसेसिंग नहीं करी, लेकिन जो हमने खरीदा था वो हमने एज इट इज़ रीसेल कर दिया, हमने खुद कंज्यूम नहीं किया, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। और एक बात और जो थर्ड है, क्या? इन द सेम ईयर। इसका क्लैरिफिकेशन बेटर है कि हम लोग अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ना कि अभी अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए भी आप याद रखिए, इंटरमीडिएट गुड्स हर वो गुड्स होते हैं जो हमने फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेज किए हैं या यूज़ किए हैं, या जो हमने रीसेल के लिए यूज़ किए हैं इन द सेम ईयर। जो इन द सेम ईयर है इसको आपने याद कर लिया फिलहाल के लिए, आगे की स्लाइड्स में इसका क्लैरिफिकेशन अच्छे से आएगा। देखिए गुड्स बॉट फॉर रीसेल यानी कि एज इट इज फॉर्म, हमने जैसा खरीदा वैसे ही बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कार खरीदी 2 साल पहले, अब उसने वो कार में 2 साल के बीच में कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, कार के ऊपर कोई प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग नहीं किया, जैसा कार खरीदा था कुछ टाइम चलाया और उसने वही कार को रीसेल कर दिया। तो जो रीसेल हो रहा है यहाँ पर ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, नेशनल इनकम या जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ आगे? दीज आर जस्ट इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड है, तो इसलिए हम इनको नेशनल इनकम या जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनल गुड्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या एग्जाम्पल है? वीट परचेज्ड बाय आशीर्वाद आटा कंपनी फ्रॉम या आईटीसी फ्रॉम फार्मर्स। कंपनी का नाम है आईटीसी, वो आशीर्वाद आटा ब्रांड से मार्केट में सेल करती है। तो आटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मार्केट से या किसानों से वीट परचेज करती है। तो जो उसने वीट परचेज किया वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने अपने परचेज करके उसको उसका फॉर्म चेंज करके फिर वो आटा बना करके उसको सेल करना है, खुद कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। और देखिए पहला वाला जो एग्जाम्पल था एक कंपनी के बारे में था, दूसरा वाला भी ऐसे है। कैसे? स्टील, रबर एंड प्लास्टिक कंपोनेंट्स परचेज्ड बाय बजाज ऑटो लिमिटेड। एक कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड जो बाइक्स वगैरह बनाती है, जैसे पल्सर है या प्लेटिना है, तो इस तरह की बाइक्स को मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं।
तो उन्होंने बाइक बनाने के प्रोसेस में जितना भी स्टील के कंपोनेंट्स खरीदे, रबड़ के कंपोनेंट्स खरीदे, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स खरीदे, ये सभी के सभी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाइक बनाने में काम आ रहे हैं। और देखते हैं जी, अब हम देखते हैं रीसेल वाले एग्जाम्पल्स। जैसे कि अब आप देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये दोनों एग्जाम्पल ही हम रिपीट करेंगे पर अलग ढंग से, ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको याद भी हो जाए। देखिए, आशीर्वाद आटा इज परचेज्ड बाय ए शॉपकीपर फ्रॉम आईटीसी। अब आईटीसी कंपनी से एक शॉपकीपर ने वो आशीर्वाद आटा खरीदा, तो जो खरीदने का प्रोसेस हुआ ये भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, उसने फर्दर रीसेल के लिए उस आटे को खरीदा है। और देखिए, बाइक परचेज्ड बाय अ बाइक शोरूम फ्रॉम बजाज ऑटो लिमिटेड। ये जो बाइक है जो बजाज ऑटो लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करी, उसको किसने खरीदा? शोरूम वाले ने। तो जब शोरूम कंपनी उसको खरीदेगी तो उसका ऐसा खरीदना भी इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा। तो आप इन चारों एग्जाम्पल में एक कॉमन सी बात देखेंगे, तो आप देखेंगे जो ये सेल और परचेज हो रहा है, ये सेल परचेज अभी तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के बीच में घूम रहा है। दैट मीन्स अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड है, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर लेना कि अभी तक ये प्रोडक्शन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में ही ये चीजें सेल परचेज की जा रही हैं। दैट मीन्स दिस इज इनसाइड द प्रोडक्शन boundary, and that's why we call them intermediate goods, and that's why we never include them in the computation of national income and GDP. आगे देखते हैं, how to judge it's an intermediate good। कैसे जज करें, और थोड़ा क्लैरिटी दे रहे हैं आपको, कैसे जज करें कि इंटरमीडिएट गुड ही है, फाइनल गुड नहीं है। देखिए, नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। पढ़ा चुके हैं हम लोग, सेम पॉइंट आया है। जब तक कोई चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है तो उस चीज़ का परचेज करना वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाता है। कोई चीज़ हमको एज इट इज़ रीसेल करनी है, हमने अपने लिए यूज़ नहीं करनी है उसको, तो भी वो हमारा इंटरमीडिएट गुड ही कहलाता है, ठीक है। और देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेल। रिकॉल कीजिए, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि बिस्किट कंपनी ने व्हीट फ्लावर खरीदा था और उस व्हीट फ्लावर को ट्रांसफॉर्म करके बिस्किट बना करके शॉपकीपर को बेचा। तो जो सेल किया बिस्किट, जो उसने सेल किए उस कंपनी ने, फूड कंपनी ने, उस बिस्किट के प्राइस में उस आटे की कॉस्ट इंक्लूड है ना, है ना। अगर एक बिस्किट का पैकेट मान लीजिए 20 रुपीज़ का सेल होता है, तो उसके बनाने में जितना आटा लगा, व्हीट फ्लावर लगा, मान लीजिए 5 रुपये का लगा, तो उस 20 रुपये के प्राइस में 5 रुपीज़ डायरेक्टली इंक्लूडेड है। यही बात हम यहाँ पर इस पॉइंट में कह रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल सेल, ठीक है जी। और देखते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। पक्की बात है, जब तक कोई भी गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन है, इनसाइड है, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगे। अब क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, थोड़ा ये देख लेते हैं। नंबर ए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो जितना भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विसेज खरीद रहे हैं या यूज कर रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, ऑयल यानी कि फ्यूल, ऑयल और फ्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल भी अपने आप में एक फ्यूल ही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, और कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जो कॉस्ट एक कंपनी या कोई फर्म इनकर करती है, वो करती है किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी नई सर्विस को बनाने के लिए, जो वो अपने एंड कंज्यूमर को बेच सके। तो बीच में जितना परचेज हुआ ना, रॉ मटेरियल हुआ, फ्यूल्स हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वगैरह वगैरह, तो ये सब हमारे इंटरमीडिएट गुड्स ही है, ठीक है जी। और देखते हैं पॉइंट बी, ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। अब ऊपर तो हमने पढ़ा था नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब एक बार यूज किया खत्म हो गया, अब वो गुड्स वो वैसा फॉर्म में नहीं रहा। और ड्यूरेबल मतलब एक बार खरीदा, उसको उसी फॉर्म में कई बार यूज किया। ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। अगर गवर्नमेंट परचेज करती है कोई कार्स, ट्रक्स, इक्विपमेंट, या कोई जो युद्ध में काम आते हैं ना, टैंक्स वगैरह, एयरक्राफ्ट्स, कुछ सबमरीन्स या बिल्डिंग्स वगैरह परचेज करती है, किसके लिए? मिलिट्री पर्पस के लिए। तो वो सब हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे।
आप कहोगे सर वो तो गवर्नमेंट ने कंज्यूम कर लिया ना अपने लिए। भाई गवर्नमेंट ने मान लीजिए आर्मी के लिए 1000 ट्रक्स खरीदे टाटा मोटर्स से, तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट ने तो वो टाटा मोटर्स से ट्रक जो खरीदे 1000 आर्मी के लिए वो कंज्यूम कर लिया आर्मी के लिए, अब वो फाइनल गुड क्यों नहीं है, वो इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं उसको। देखिए हम ऐसा मान रहे हैं कि गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर नहीं है, गवर्नमेंट ने उन सभी चीज़ों को यूज़ किया प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते रहते, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कंट्री के लिए डिफेंस सर्विसेज, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए जो मिलिट्री सर्विसेज का यूज़ किया, जो मिलिट्री का यूज़ किया, जो मिलिट्री की सर्विसेज उन्होंने गवर्नमेंट ने हम जैसे सिविलियंस को दी, उन सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए ये सब खरीदा है। तो ये जो खरीदा है वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं हुआ, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, इसलिए हम उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार घुमाने के लिए आपको ना, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, सोच के कि यार ये तो फाइनल गुड्स है तो उसको फाइनल गुड्स में लिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मिलिट्री के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी खरीदा है ना, दैट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉट एंड नेवर फाइनल गुड्स। और देखिए गुड्स लाइंग विद ट्रेडर्स फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, खास बात यहाँ पे, इससे पहले वाली साइड पे ना जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरमीडिएट गुड्स की, तो उसमें एक वर्डिंग आई थी इन द सेम ईयर। मैंने कहा था कि इसको हम आगे थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे, कुछ पार्ट में क्लैरिटी इस लास्ट वाले सेंटेंस में आ रही है। समझिए आप ये फंडा क्या है, एक बार ये पॉइंट और भी आएगा तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी और याद हो जाएगा दोनों। देखिए एक ट्रेडर ने कुछ सामान खरीदा साल में, उसका काम ही है कि कुछ सामान को खरीदना है और उसी सामान को एंड कंज्यूमर को बेच देना है। तो जैसे जैसे वो गुड्स को खरीदता है साल में वैसे वैसे बेचता रहता है। तो जो उसने खरीदा वो तो क्या था उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स, और जो उसने एंड कंज्यूमर को बेचा वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका फाइनल गुड्स। ऐसे तो होता है। समझिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि मान लीजिए कोई कार शोरूम है, उस कार शोरूम ने एक साल में मान लीजिए 5000 कार्स उसने कार मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ठीक है, और उन 5000 में से उसने 4000 कार्स कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को बेच दिया साल के दौरान, ठीक है। तो जो एक साल में उसने 4000 कार बेची, वो खरीदी भी थी उसने, खरीद की तो बेचा, तो जो 4000 की परचेज हुई वो तो हुई उसकी उस साल के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स। और जो 1000 कार का 1000 कार का स्टॉक उसके पास बच गया जो वो अगले साल के लिए बेचेगा, तो इस साल की बात करें तो इस साल में उनको हम जो स्टॉक बच गया जो अगले साल में सेल करेगा उसको हम फाइनल गुड्स मानेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। फिर से बता रहा हूँ, एक साल में 5000 कार्स को परचेज किया और 4000 कार्स को सेल किया। अब जो ये 5000 जो परचेज किया था उसमें से 4000 कार्स जो कि उसने इसी साल में परचेज किया, इसी साल में बेच दिया, तो जो परचेज किया था वो तो हो गया उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। और जो बच गया 1000 कार्स जो बच गया उसके स्टॉक में, अब उसको नेक्स्ट ईयर सेल करेगा। तो ये जो नेक्स्ट ईयर सेल करेगा ना, तो इस साल के लिए उस स्टॉक को हम लोग फाइनल गुड्स मानेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक बार फिर से आएगा, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और देखते हैं, अब ये एक स्पेशल नोट आया, क्या बता रहा है ये, बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर आर फाइनल गुड एंड नॉट इंटरमीडिएट वंस बिकॉज देयर वैल्यू इज नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल सेल। एग्जाम्पल सुनिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। पार्ले जी कंपनी ने बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट बनाए और बेचे, और उनको बनाने के लिए उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी थी पहले से ही। तो बिल्डिंग का जो खरीदना हुआ वो उसके लिए फाइनल गुड हुआ, ना कि इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू एज इट इज बिस्किट की में ऐड नहीं हो रही है, डायरेक्टली ऐड नहीं हो रही है। बिल्डिंग की पूरी वैल्यू का एक बहुत छोटा सा पोर्शन हर बिस्किट के पैकेट में ऐड हो रहा है। जबकि उस एक बिस्किट के पैकेट को बनाने के लिए जितना भी आटा लगा, चीनी लगी और भी चीज़ें लगी, वो सारा का सारा जो कॉस्ट था वो डायरेक्टली इंक्लूड हो रहा है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, बिस्किट के पैकेट जो हमने बनाया है इसमें लगने वाले हर वो आइटम जिसकी वैल्यू डायरेक्टली उसमें इंक्लूड है, जैसे कि व्हीट फ्लावर, शुगर एक्सेट्रा, मिल्क वगैरह, वो सब क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। अब उस कंपनी ने, पार्ले जी कंपनी ने, वो सब बनाने के लिए जो सब बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, व्हीकल्स खरीदे, ट्रक्स खरीदे डिलीवरी करने के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी कहलाई जाएंगी फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू
एक एक बिस्किट के कॉस्ट में पूरा पूरा नहीं आता है। इन सब का वैल्यू बहुत माइनर सा पोजीशन, जो असेट्स है ना, उन असेट्स का बहुत छोटा सा पोर्शन हर एक बिस्किट के पैकेट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी फिक्स्ड असेट्स हैं उस कंपनी की, वो सारी हमारी फाइनल गुड्स हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर आर फाइनल गुड्स and not intermediate ones because their value is not directly included in the value of final sale। ये है पॉइंट। ये पॉइंट अभी और आएगा, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बेटर है कि आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, थोड़ा सा बैक करके। और अगर नहीं किया बाय द वे तो फिर आपको कोई चिंता नहीं, ये पॉइंट फिर से आएगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स तो हमने पढ़ लिया, अब किसकी बारी है फाइनल गुड्स को पढ़ने की। देखिए, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आर आइदर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया, यानी कि प्रोड्यूसर के पास नहीं रहा, कंज्यूमर के पास आ गया, तो वो तो क्या हो गया हमारा फाइनल गुड। साथ में वो गुड जो कि प्रोड्यूसर ने खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, वो भी हमारा फाइनल गुड ही है। इस वाले पॉइंट को आप जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाली स्लाइड पे, एक छोटे से बॉक्स में आया था ना साइड में, उससे आप जरा उसको रिलेट कीजिए। तो इंटरमीडिएट गुड किसको कहते हैं? किसी चीज को बनाने में जो सामान लगा डायरेक्टली, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। और सामान को बनाने के लिए जो सारा सेटअप हमने बनाया, जो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो सब हमारा फाइनल गुड ही होता है। एग्जाम्पल्स, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है ना। अब फाइनल गुड्स में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पहला है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ऑल गुड्स परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स आर ऑलवेज फाइनल गुड्स। लाइफ आसान हो गई आपकी। कैसे? ये जान करके कि जी किसी हाउस होल्ड में या किसी घर में जितना सामान आ रहा है वो सारा का सारा फाइनल गुड है। चाहे वो बिस्किट का पैकेट है, चाहे वो व्हीट फ्लावर का पैकेट है, चाहे वो एयर कंडीशनर है, चाहे वो कार है, चाहे वो एक छोटा सा टूथपिक है, मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी हो, चाहे अगर घर में आ रहा है किसी के, तो वो सारा फाइनल गुड है। उसको हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो हाउस होल्ड्स के अंदर रहते हैं वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं करते, वो हमेशा कंजम्पशन ही करते हैं। तो जो कंजम्पशन के लिए आ रहा है ना, वो सारा फाइनल गुड ही है पक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक होता है जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने बात करी हाउस होल्ड के बारे में, घर के किसी घर में रहने वाली फैमिली के बारे में। अब क्या कह रहे हैं हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा if purchased by producer for using them in the process of production will be called final goods only। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदे वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर जितना भी सारा परचेज करता है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि जो डायरेक्टली यूज़ कर रहा है अपने सेल किए जाने वाले आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए, और एक वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टैंड करने के लिए वो इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो सारी की सारी हमारी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में ही आता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। अब आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद ये वाले पॉइंट और ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। अब आपको एकदम से क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किसी, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, किसी गुड्स को बनाने के लिए अगर जो सामान खरीदा उस गुड्स को बनाने के लिए स्पेशली, वो सारा क्या है हमारा इंटरमीडिएट। और हमने अपने घर में कुछ खरीदा, वो क्या है हमारा फाइनल गुड्स। और जो एक कंपनी अपने लिए फिक्स्ड असेट्स खरीदती है वो सारी भी फाइनल गुड्स ही होती है। ऑल फिक्स्ड असेट्स फॉर अ कंपनी आर फाइनल गुड्स। एंड रॉ मटेरियल है और फ्यूल है, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, तो अब आपको एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर अब तक नहीं आई तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप पॉज करके वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए, क्योंकि अब ये पॉइंट्स मुझे लगता नहीं है बार बार रिपीट होंगे। अब यहाँ पर हमने एक नई बात बताई, क्या? अगर हमको किसी भी इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स निकालना है तो दो चीज़ों को ऐड कर दो जी। हम चाहते हैं कि पूरी इकोनॉमी में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कुल कितना खर्चा हुआ फाइनल गुड्स के ऊपर, तो दो चीज़ें ऐड कर दो केवल। क्या?
कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ और इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने अभी बताया, जो आपके और हमारे घरों में जितना सामान आ रहा है वो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। और इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोटा मोटा हमने आपको बताया कि जो भी कंपनी अपने लिए जितना भी फिक्स्ड असेट्स परचेज करती है वो सारा का सारा फिक्स्ड असेट्स उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है। इसमें एक छोटी सी बात और है, फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेंट्री आएगा ये वाला पॉइंट, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस आपको। कंजम्पशन में तो आपको क्लैरिटी है ही है, घर में जो सामान आया वो सारा फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसका मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया कि फिक्स्ड गुड्स पर कितना, फिक्स्ड असेट्स पर कितना खर्चा हुआ है उसको हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, बाद में आएगा, कि ये जो फिक्स्ड असेट्स है साथ में इसमें इन्वेंट्री में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया उसको और ऐड कर लो, तब आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकल के आता है। तो ये वाला पॉइंट 2.3 में आएगा, तब आप पढ़ेंगे, आपको एकदम से जो आज मैंने बताया वो एकदम से बात वहां पर हिट करेगी, आप बोलोगे हाँ सर ने बताया था वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कैसे जज करें कि जी फाइनल गुड है। जैसे हमने वहां बताया था ना कि इंटरमीडिएट गुड्स है, कैसे जज करें, तो उसकी उसकी क्या जजमेंट थी कि अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो इंटरमीडिएट है, उसके बाहर है तो वो फाइनल गुड है। तो वही बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड वो होते हैं जिनको ना तो हम रीसेल करते हैं, क्योंकि अगर रीसेल करते हैं तो वो तो इंटरमीडिएट हो गया, पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनको ना तो हम कभी रीसेल करते हैं और ना जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इफ इट इज द केस ऑफ परचेज बाय हाउस होल्ड इट विल बी फाइनल गुड। अगर हमारे घर में कुछ सामान आया है छोटा से लेके बड़ा तक, तो वो सारा सामान हमारा फाइनल गुड ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो कंज्यूम कर लिया, उससे कुछ हमने नया कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। और देखिए फाइनल गुड्स के अंदर क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट ए, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, मिल्क, व्हीट फ्लावर, ग्रोसरीज, राइटिंग स्टेशनरी जो आप अपने यूज़ करते हैं, टॉयलेटरीज यानी कि साबुन है, शैम्पू है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? इनको हम एक बार यूज़ करते हैं तो ये खत्म हो जाती हैं, फिर उनको नया फिर परचेस करना पड़ता है, तो इसलिए नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है। अब आया जी ड्यूरेबल्स कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। नॉन ड्यूरेबल के बाद क्या है, ड्यूरेबल। इसमें क्या कहता है, एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर, व्हीकल, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। एक बार खरीद लिया, अब कई साल तक उनको बार बार यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और एक आया, देखिए क्या, कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड और यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, जैसे कि मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल्स है ना, इस तरह से। तो जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं प्रोड्यूसर के लिए, किसी कंपनी के लिए, वो सारे फिक्स्ड असेट्स हमारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं, इसलिए हम उनको फाइनल गुड्स में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। एक ही सामान है, उस सामान का डिपेंड करता है कि एंड यूज क्या हो रहा है, वो गुड फाइनल भी हो सकता है और वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे, देखिए, what matters is the end use of the goods. For instance, cheese purchased by a household is final good, but if purchased by a restaurant, it's an intermediate goods. अगर चीज़ यानी कि पनीर का परचेज आप कर रहे हैं अपने घर के किचन में यूज़ करने के लिए, तो क्या हो गया, वो ऑब्वियसली फाइनल गुड्स। लेकिन अगर उसी चीज़ को कोई रेस्टोरेंट वाला मार्केट से परचेज करके ला रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को वो अपने यूज़ के लिए, कंज्यूमशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा, उस चीज़ से वो सब्जियां बनाएगा, डिशेस बनाएगा और फिर अपने कस्टमर्स को उन डिशेस को सेल करेगा। तो उसने वो फर्दर उस चीज़ का फर्दर प्रोडक्शन किया और उसको रीसेल में यूज़ किया, उसको सेल में यूज़ किया अपने कस्टमर को, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो सामान एक ही है लेकिन दो अलग अलग कंडीशंस में एंड यूज के बेसिस पे कि एंड यूज क्या हो रहा है उसका, उसकी कैटेगराइजेशन अलग अलग है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर एज ए फाइनल गुड। अब किसी टैक्सी ऑपरेटर ने कार खरीदी, तो टैक्सी ऑपरेटर क्या है, टैक्सी ऑपरेटर एक प्रोड्यूसर है,
उसने अपने यूज करने के लिए एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, तो वो क्या हुआ उसके लिए, कार हुआ। तो कार खरीदने, जब उसने कार खरीदा तो क्या हुआ, देखिए उसके लिए फाइनल गुड हुआ, है ना, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को, टैक्सी वाले बिजनेस को रन करने के लिए एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, तो उसके लिए वो कार क्या हो गया, फाइनल गुड। बट इफ इट इज परचेज्ड बाय अ कार शोरूम, इट्स एन इंटरमीडिएट गुड। अगर उसी कार को कार मैन्युफैक्चरर से शोरूम वाला खरीदे तो क्या कहलाएगा वो, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि शोरूम वाला कंपनी उस कार को यूज नहीं कर रहा अपने बिजनेस में, उस कार को रीसेल के लिए किया है। कार कंपनी से खरीदा और एंड कस्टमर को कार को बेच दिया, तो उसने वो रीसेल के लिए खरीदा है, तो रीसेल का जहां पे केस आएगा दैट इज ऑलवेज इंटरमीडिएट। ठीक है, ये था जी हमारा इस स्लाइड का बात। और आगे देखते हैं, कुछ टिप्स हैं आपको याद रखने के लिए जिसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए, दैट विच इज इंटरमीडिएट गुड इज नेवर फाइनल गुड। किसी भी एक स्टेज पे अगर हमने किसी गुड्स की कैटेगरी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में लिखी हुई है तो वो कभी भी फाइनल गुड नहीं हो सकता। सिंपल वर्ड्स में, जो इंटरमीडिएट है कभी वो फाइनल नहीं हो सकता, और दूसरा जो फाइनल है वो कभी इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर बिस्किट अभी बिस्किट कंपनी और शॉपकीपर के बीच में है तो वो इंटरमीडिएट है, उस स्टेज पे वो कभी भी फाइनल गुड नहीं हो सकता। और बिस्किट पहुंच गया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड के कंज्यूम करने के लिए, तो अब वो फाइनल है, अब उस स्टेज पे वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, in national income or in GDP only the final goods are included and never the intermediate goods। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जीडीपी में या नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल कर रहे हैं, हमेशा होगा तो केवल फाइनल गुड ही होगा। अब वो फाइनल गुड कंज्यूमशन गुड है या कैपिटल गुड है, इसके बारे में हम टॉपिक नंबर 2.2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि होगा तो वो पक्का फाइनल गुड ही होगा अगर वो जीडीपी में या नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है तो। आगे देखते हैं, इफ इन नेशनल इनकम और जीडीपी वी इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स टू, द एरर ऑफ डबल काउंटिंग वुड अकर। ये वाला पॉइंट आने वाले चैप्टर्स में आएगा, हिंट आपको दे रहा हूं मैं, क्या ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। अगर हमने गलती से मान लीजिए इंटरमीडिएट गुड को जीडीपी में शामिल कर लिया तो गलत कर देंगे हम लोग, हमसे गलती हो जाएगी, उस गलती को कहते हैं एरर ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, सुनिए। मान लीजिए बिस्किट का पैकेट 20 रुपीज़ का है और उसमें 5 रुपीज़ का आटा और 5 रुपीज़ की शुगर उसमें कॉस्ट लगी हुई है। अब जो ये आटा और कॉस्ट है दोनों का मिलाकर के 5 + 5 10 रुपीज़। अब ये क्या है हमारे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। और ये क्या है हमारे पास, बिस्किट का पैकेट तैयार होने के बाद 20 रुपीज़ का, ये है हमारे पास फाइनल गुड। अब हमने क्या किया, जीडीपी के अंदर फाइनल तो लेना ही था, फाइनल तो हमेशा लेते हैं, और हमने गलती से ये जो आटा है और जो ये शुगर है ये भी ले लिया। तो अब क्या हुआ, जीडीपी में 20 रुपीज़ तो यहाँ पे ऐड हो गए और 5 + 5 10 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गए, जबकि एंड में जो फाइनल वैल्यू थी बिस्किट की वो क्या थी, 20 रुपीज़ थी। तो बिस्किट तो बन के तैयार हुआ 20 रुपए का और हमने वहाँ पर ऐड कर दिया जीडीपी में कुल मिला के 30 रुपीज़, तो गलती कर दी ना। तो इसी गलती से बचने के लिए हम कहते हैं कि जीडीपी में या नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आपने गलती से कर दिया दैट मीन्स आपने, फॉर एग्जाम्पल, शुगर और जो व्हीट फ्लावर था, आटा था, उसकी प्राइस को, उसकी वैल्यू को 2 बार इंक्लूड कर लिया। कैसे, एक बार तो आपने इंटरमीडिएट की तरह से कर लिया और दूसरी बार जो वो वैल्यू 20 रुपए में शामिल थी आपने वहां भी उसको ले लिया, तो डबल काउंटिंग होगी उसकी। तो ये एरर कहलाती है, एरर ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, इससे हमको बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखें, फ्रॉम द इंटरमीडिएट गुड्स ओनली दैट पार्ट which has been consumed in the same year is treated as intermediate goods। जो हमने आपको इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन बताया था ना स्टार्टिंग में, जिसमें लास्ट में आ रहा था इन द सेम ईयर, तो उस वाले पॉइंट का यहाँ पर अब क्लैरिफिकेशन है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, फ्रॉम द इंटरमीडिएट गुड्स ओनली दैट पार्ट which has been consumed in the same year is treated as intermediate goods। Any unused inventory of the same which has been या which will be used in the next year is treated as inventory investment and therefore is considered as final good only। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके लिए, आप समझ जाएंगे। देखिए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एक साल में मान लीजिए 2 लाख रुपए का
आटा खरीदा, अब उसने उस साल में जो यूज़ किया बिस्किट बनाने के लिए 2 लाख में से 2.25 लाख रुपए का आटा यूज़ कर लिया, और 25,000 25,000 रुपए का आटा उसके पास बच गया जो वो अब अगले साल में यूज़ करेगा। तो जो वो 1.75 लाख का जो आटा उसने यूज़ कर लिया इस साल में, कंज्यूम कर लिया चीज़ों को बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, केवल उस 1.75 वाले पार्ट को ही हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। और जो उसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हीट फ्लावर बच गया, 25,000 रुपये का आटा बच गया जो वो अगले साल में यूज़ करेगा, तो इस साल के लिए वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स ना होकर के फाइनल गुड कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला बात है। ये इसकी जो क्लैरिटी है ना पॉइंट नंबर 5 की, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो चिंता की बात नहीं, अभी आप केवल इतना याद रख लीजिए, जो पहली स्लाइड में हमने आपको इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन बताई थी, उसमें लास्ट में वो भी लिखना है, इन द सेम ईयर। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी आपको जब आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। और देखते हैं, producers or traders year and stock is never an intermediate good, it is final good। पॉइंट नंबर 5 में जो समझने में आपको दिक्कत हो रही थी, हमने उसी बात को बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख दिया पॉइंट नंबर 6 में। क्या लिखा? प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स ईयर एंड स्टॉक, साल के एंड में जो स्टॉक बचा उस स्टॉक को कभी भी हम इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग फाइनल गुड कहेंगे। इतना याद कर लो आप, केवल आप इस सेंटेंस को याद कर लो कि यार जो साल का स्टॉक बच गया ना, जो जो सेल नहीं हुआ या फिर जो यूज नहीं हो पाया प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सारा का सारा फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट नहीं है। इसके ऊपर आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। और आपने ये वाला सेंटेंस याद कर लिया, समझ लिया इसको, तो फिर आप उसको अटेंड कराएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। ये सब बातें जो हम पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड पे, इनकी क्लैरिटी वैसे तो आपको हो चुकी है, एक बार रिवीजन हो जाएगा, हम देख लेते हैं थोड़ा स्पीड से। यूज क्या है देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए या रीसेल के लिए, जबकि फाइनल गुड को हम लोग यूज करते हैं या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 देखिए, इंक्लूडेड इन एनआई और जीडीपी। एनआई का मतलब नेशनल इनकम, तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में या जीडीपी में नॉट इंक्लूडेड कभी नहीं आते हैं, और यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूडेड। फाइनल गुड्स जो है वो हमेशा आते हैं, इनफैक्ट फाइनल गुड्स ही आते हैं। पॉइंट नंबर 3, रेडी फॉर फाइनल यूज। क्या मतलब कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको हम फाइनल यूज के लिए अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, क्योंकि अभी ये तैयार ही नहीं है, कंज्यूम मतलब फाइनल एंड कंज्यूमर के लिए तैयार नहीं है ये, तो इनको हम फाइनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और इनको हम फाइनल गुड्स को तो हम करते ही हैं यूज, दीज आर रेडी फॉर द फाइनल यूज। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, वैल्यू एडिशन। इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा वैल्यू ऐड की जाती है। जैसे किसान ने क्या किया, गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद उसने आटा मिल को बेचा, आटा मिल ने क्या किया, अब आटा बना दिया गेहूं का, तो उसने जितने का खरीदा था गेहूं उससे फालतू प्राइस का आटा बेचा उसने। तो जो इसने फालतू प्राइस का बेचा ना, तो उसने वैल्यू ऐड कर दी। तो इंटरमीडिएट गुड्स में जब तक कोई भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो उसमें हमेशा हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है। जबकि फाइनल गुड, जब गुड आपके पास घर पे पहुंच गया खाने के लिए या कंज्यूम करने के लिए, अब उसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। प्रोडक्शन बाउंड्री, सारे इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन रहते हैं, अंदर रहते हैं, और फाइनल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहते हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरमीडिएट गुड्स के देखिए, मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप। कोई हलवाई की दुकान हो और वो खोआ या मावा बनाने के लिए दूध खरीदे, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। इसके सामने देखिए, अगर आप अपने घर में यूज करने के लिए मिल्क परचेज करें तो वो क्या है आपके लिए, फाइनल गुड। दूसरा, कोई शोरूम कंपनी कार खरीदे तो वो क्या हो गया उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो रीसेल के लिए खरीद रही है। और कोई भी टैक्सी ऑपरेटर अपने लिए बिजनेस के लिए कार खरीदे तो उसके लिए वो फाइनल गुड है, क्योंकि वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड असेट्स है। थर्ड देखिए, टायर्स बाय कार मैन्युफैक्चरर्स। एक कार कंपनी जो कार बनाती है वो अपनी कारों में फिट करने के लिए टायर्स खरीदे किसी कंपनी से, जैसे कि मारुति सुजुकी गुडियर से टायर परचेज करे, तो वो सब क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो टायर की कॉस्ट कार की कॉस्ट में इंक्लूड है। जबकि मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप कई साल से चला रहे हैं, उसके टायर्स खराब हो गए, अब आपको टायर रिप्लेस करने हैं, तो जो आप मार्केट से जाकर के नए टायर परचेज करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो गया,
फाइनल गुड्स, क्योंकि आपने उनको डायरेक्टली मार्केट से परचेज किया और अपनी कार में फिट करा करके उनका कंजम्पशन किया, तो वो हो गया आपके लिए फाइनल गुड। तो ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है और आपको इसी तरह से ये याद करना चाहिए। कुल मिला के 5 पॉइंट है, 6 तो एग्जाम्पल्स है, तो इन पांचों में से आप कोई भी 3 या 4 तो कम से कम याद कीजिए और साथ में आप एग्जाम्पल्स जरूर देखे आइए, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास? 2.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक ग्लांस दे रहे हैं। कैसे? हम 2.2 पे अब ये वाला पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, जहाँ पे मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है ये पढ़ा जी हमने अब तक हमने गुड्स और उसके टाइप इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड पढ़ा। अब जो पढ़ेंगे वो इस रेड वाले जो बॉक्स में आ रहा है, फाइनल गुड्स के टाइप, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स भी अब हम 2.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट टाइप, इफ इट इज फाइनल गुड्स इट गेट्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड जीडीपी। कोई फर्क नहीं पड़ता कंजम्पशन गुड है कि कैपिटल गुड है, आप अपने घर में यूज कर रहे हो या कोई कंपनी एज ए फिक्स्ड असेट्स यूज कर रही है, वो दोनों ही चीज़ें फाइनल गुड होती हैं और हमेशा नेशनल इनकम और जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। ये यहाँ पे खास बात बताने की थी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 2.1 समाप्त हुआ। अब हम आपसे 2.2 में मिलेंगे जिसका नाम है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जैसे कि हमने आपको बताया इस चैप्टर की जो एग्जाम सीरीज है वो भी अभी रिलीज हुई है, आप उस एग्जाम सीरीज को चेक कीजिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस का सिलेक्शन हमने वहाँ पे किया हुआ है और आपको वो सेल्फ असेसमेंट करते हुए बड़ा मज़ा आएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपने सारे डाउट्स आप वहाँ पर भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपसे अब मिलेंगे 2.2 में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।